हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। दैनिक जागरण के 19 अक्टूबर 2020 के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, बर्फ पिघलाने की कोशिश, सैन्य तैनाती पर होगी वार्ता। आज हो सकती है भारत चीन में कॉर्प कमांडर स्तर की बातचीत। दूसरी न्यूज़ है, ब्रह्मोस के नौसेना वर्जन का सफल परीक्षण, युद्धपोतों की मारक क्षमता बढ़ाने वाली इस मिसाइल ने परीक्षण में अपने लक्ष्य को भेदा। और तीसरी न्यूज़ है, असम के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम है बेरोजगारी दर। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। समूचे लद्दाख सेक्टर में तापमान शून्य से नीचे जा चुका है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से लगे इलाके में हल्की बर्फबारी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, जो इस महीने के अंत और तेज हो जाएंगी। ऐसे में LAC पर तैनात भारत व चीन की सेनाएं वापस होंगी या वहीं डटी रहेंगी, इसका बहुत हद तक फैसला इस सप्ताह होने वाली है। कॉर्प कमांडर स्तरीय वार्ता में हो सकता है। दोनों देशों के बीच कॉर्प कमांडर स्तर की यह 8वें दौर की बातचीत होगी और इसके मुख्य तौर पर यही बात होगी कि दोनों तरफ की सेनाएं एक साथ मई 2020 से पहले वाली स्थिति में जाने की शुरुआत करें। जानकार मान रहे हैं कि 6ठे व 7वें दौर की बातचीत में जिन प्रस्तावों पर बातचीत हुई थी उनकी प्रगति की समीक्षा 8वें दौर की वार्ता में होगी। सूत्रों के मुताबिक कॉर्प कमांडर स्तर की बातचीत सोमवार को हो सकती है। वैसे भारत सीमा पूर्व स्थिति की बहाली के अपने रुख पर कायम है। नेक्स्ट न्यूज है, ब्रह्मोस के नौसेना वर्जन का सफल परीक्षण। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नौसैनिक वर्जन का रविवार को किया गया परीक्षण सफल रहा। इसके साथ ही चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि अरब सागर में नौसेना के एक स्वदेशी युद्धपोत से फायर किए जाने के बाद मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। अधिकारियों ने कहा कि स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई ने से फायर की गई मिसाइल ने बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अत्यंत सटीक तरीके से अपने लक्ष्य को भेद दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रमुख हमलावर हथियार के रूप में ब्रह्मोस लंबी दूरी तक नौसैनिक युद्धपोत को अजेय बनाएगी। इस तरह यह मिसाइल पोत को हमारी नौसेना का एक और हमलावर मंच प्रदान करेगी। भारत रूस संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार करता है, जिसे पनडुब्बी, पोत विमान या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, असम के बाद छत्तीसगढ़ में है सबसे कम बेरोजगारी दर। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर इस वर्ष सितंबर से घटकर 2% रह गई है, जो राष्ट्रीय दर 6.8% से काफी कम है। देश के शहरी क्षेत्रों में यह दर 7.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की ओर से देश में बेरोजगारी की ताजा स्थिति पर 16 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार असम की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 1.2% है, जबकि उत्तराखंड में सर्वाधिक 22.3% है और हरियाणा में 19.3% बेरोजगारी दर है। सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश में यह 4.2% है। राष्ट्रीय स्तर पर भी बेरोजगारी दर में कमी आई है। जनवरी 2020 में बेरोजगारी दर 7.22% थी, जो सितंबर में 6.67% रही है। अप्रैल में यह दर सर्वाधिक 23.52% दर्ज की गई थी। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है बिडेन। यहाँ पर बिडेन होगा, बिडेन चीन के लिए काम करते हैं, ये स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी जो बिडेन पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वे चीन के लिए काम करते हैं। अपनी सेखी भगाड़ते हुए यह भी कहा कि उनके अलावा किसी ने भी चीन के खिलाफ सख्त निर्णय नहीं लिए हैं। मिशिगन की रैली में ट्रंप ने कहा कि अगर बिडेन जीतते हैं तो चीन को लाभ पहुंचाएंगे और उसी के लिए काम करेंगे। उन्होंने बिडेन पर व्यक्तिगत आरोपों की झड़ी लगा दी। कहा, बिडेन भ्रष्ट हैं और उनका परिवार अपराध करने वाला उद्यमी है। मैंने अमेरिका के लिए 47 महीने में इतना काम किया है जितना बिडेन 47 सालों में नहीं कर सके हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है,
4 वर्षों में शुरू होगी 25 नई औद्योगिक परियोजनाएं। दूसरी न्यूज है, ईरान में फरजाद बी गैस फील्ड से बाहर होने के कगार पर भारत। तो पहली न्यूज से शुरू करते हैं। अगले 4 वर्षों के दौरान देश भर में 60,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में 25 नई औद्योगिक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए सरकार यह कवायद शुरू कर रही है। सभी परियोजनाओं का खाका तैयार कर लिया गया है और अब उसकी अंतिम मंजूरी की तैयारी चल रही है। इसमें से कई परियोजनाओं को वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट यानी NICDIT से मंजूरी भी मिल चुकी है। परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से आरंभ किया जाएगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के मुताबिक अगले वर्ष 8 औद्योगिक परियोजनाओं को आरंभ किया जाना है। वर्ष 2023 तक अन्य 8 और वर्ष 2024 तक शेष 9 परियोजनाओं के लिए DPR तैयार है। इन औद्योगिक परियोजनाओं में प्लग एंड प्ले की सुविधा होगी, यानी उद्यमियों को वहां जाकर सीधे उत्पादन शुरू करने की व्यवस्था दी जाएगी। अभी औद्योगिक निवेश में सबसे बड़ी दिक्कत जमीन उपलब्धता की होती है। इस प्रकार के औद्योगिक एरिया के विकसित होने पर उद्यमियों को नए निवेश के लिए जगह की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट न्यूज है, ईरान में फरजाद बी गैस फील्ड से बाहर होने के कगार पर भारत। ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा ईरान में खोजे गए एक बड़े गैस क्षेत्र के विकास और खनन गतिविधियों से भारत बाहर होने के कगार पर है। सूत्रों का कहना है कि ईरान ने इस तेल क्षेत्र के विकास का जिम्मा विदेशी कंपनियों की जगह किसी घरेलू कंपनी को देने का फैसला किया है। फरजाद बी नामक इस क्षेत्र की OVL ने वर्ष 2008 में खोज की थी। क्षेत्र के विकास पर OVL और उसकी सहयोगियों ने 11 अरब डॉलर वर्तमान भाव का पर 82,500 करोड़ रुपए निवेश का वादा भी किया था, लेकिन वर्ष तक इसका कोई प्रस्ताव की अनदेखी करने के बाद ईरान की राष्ट्रीय तेल कंपनी NIOC ने OVL को इस वर्ष फरवरी में बताया कि वह फरजाद बी में कंपनी के साथ करार खत्म करने का इरादा रखती है। OVL ने उसके बाद भी इस क्षेत्र के विकास के लिए NIOC से बातचीत जारी रखी और मूल्यांकन के लिए उससे प्रस्तावित करारी की शर्तें साझा करने को कहा है। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यह बिजनेस पेज की न्यूज़ थी। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, पाकिस्तान के रास्ते पर चला चीन। चीन को इस तथ्य से भली भांति अवगत होना चाहिए कि बड़ी शक्तियां दुस्साहस नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ आचरण करती है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, न्याय की मनमानी परिभाषा। आखिर लोगों में इतना धैर्य क्यों नहीं कि किसी को अपराधी बताने से पहले पूरी जांच परख कर ली जाए। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है साहित्यकार क्षमा शर्मा द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, साहित्य के मंच पर प्रलाप। जिस तरीके से शशि थरूर ने पाकिस्तान के मंच पर भारत विरोधी बयान दिए हैं, उस पर लिखा गया है आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। बीती 12 अक्टूबर को 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने एक बार फिर मेजर जनरल लियू लिन से मुलाकात की। लियू लिन दक्षिणी सिंजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर हैं। इस मुलाकात का मकसद लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति एवं स्थायित्व कायम करने के लिए किसी सहमति पर पहुंचना था। इस बैठक में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक के बाद जारी बयान में दोनों पक्षों ने तनाव घटाने के लिए जल्द कोई परस्पर स्वीकार्य समाधान तलाशने पर सहमति जताई। यह भी कहा गया कि वार्ता सार्थक एवं सकारात्मक रही, जहां संयुक्त बयान में सही दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दिए गए हैं। वहीं चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उकसाने वाली टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि चीन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख को मान्यता नहीं देता। उनके अनुसार इसे अवैध रूप से दर्ज किया गया है। उन्होंने अरुणाचल को लेकर भी बदजुबानी की है। सैन्य कमांडर के बीच चर्चा भले ही सार्थक एवं सकारात्मक रही हो, परंतु चीन सेना ने उस स्थिति से पीछे हटने को लेकर ठोस कदम
नहीं उठाए, जिसके कारण यह समस्या पैदा हुई है। उसे पीछे हटने पर ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच सितंबर में मॉस्को में हुई बातचीत की दिशा में कुछ प्रगति हो सकेगी, यह ठीक नहीं। चीनी विदेश मंत्रालय तल्ख बयानबाजी करते रहे। उससे न केवल लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने में भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र वाले फैसले पर सवाल उठाए, बल्कि यह तक कहा कि एलएसी वास्तव में चीन के 1959 वाले दावे के अनुरूप ही है। भारत ने उसके इस दावे को खारिज किया और साथ ही उसे यह भी स्मरण कराया कि भारत ने कभी इस दावे को स्वीकार नहीं किया। यह दावा 1993 और 1996 में एलएसी पर शांति स्थायित्व बनाए रखने वाले समझौतों के भी विरुद्ध है। चीन सेना के रवैये को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकदम दुरुस्त कदम कहा कि पाकिस्तान और चीन दोनों सीमा पर समस्याएं उत्पन्न करने में लगे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी मिशन के तहत मिलकर ऐसा कार्य कर रहे हैं। चीन को समझना होगा कि वह भारत के साथ वैसा सलूक नहीं कर सकता जैसा वह उन देशों के साथ करता है जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच समीकरण एकदम अलग होते हैं। चीन भारत पर ऑस्ट्रेलिया की भांति आर्थिक शिकंजा भी नहीं कर सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का कद बड़ा है। चीन की बढ़ती आक्रामक नीतियों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासा चिंतित है और इससे उसके खिलाफ माहौल भी बनने लगा है। आर्थिक एवं राजनीतिक दल दबाव या सैन्य हेकड़ी दिखाने वाली अपनी मौजूदा नीतियों से चीन कभी अपने महत्वाकांक्षी स्वप्न को स्वीकार नहीं कर सकेगा। भारत को दबाव में लाने में उसे नाकामी ही हाथ लगेगी। ऐसे में उससे अपरिपक्व व्यवहार से बाज आना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है न्याय की मनमानी परिभाषा। शायद सबको स्मरण होगा कि जब दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था तो किस तरह कुछ लोग और खासकर नेता यह कहने में जुट गए थे कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, उन्हें चुन चुनकर मारा जा रहा है। कई दलों के प्रवक्ता इस बारे में बढ़ चढ़कर बयान देने लगे। सोशल मीडिया पर भी ऐसी बातें पहले से ही हो रही थी, बल्कि और बढ़ा चढ़ाकर की जा रही थी। कुल मिलाकर अपराध की जो जातिगत चश्मे से देखने में कोई कोताही नहीं की गई। जैसे ही हाथरस कांड हुआ, ऐसे ही लोग दलित हितैषी बनकर कोहराम मचाने लगे। उनकी ओर से यहाँ तक कहा गया कि दलित स्त्री से दुष्कर्म और किसी अन्य जाति की स्त्री के प्रति ऐसा अपराध अलग अलग बातें हैं। यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि दुष्कर्म, लूटपाट, हत्या, तस्करी, ड्रग्स आदि के अपराधियों और पीड़ितों की जाति तलाश कर उनमें भी अपने अपने हितों का हिसाब लगाया जाए और इस क्रम में अपनी जाति के किसी अपराधी को अपराधी न बताकर दूसरों की तरफ उंगली उठाई जाए। जो लोग अक्सर इस देश में फैले जातिवाद को देखकर आंसू बहाते रहते हैं, वे इन दिनों कभी भी जातिवाद खत्म होने की बातें करते नहीं देखे गए हैं। जब जाति का झुंझुना बजाने से ही हम सारी सफलता मिलती, तो इसमें होने से इतना दुख मानना कोरा नाटक ही है। अक्सर अपराध बढ़ने पर जो चिंता व्यक्त की जाती है, लेकिन जैसे ही कोई अपराधी अपने दल में आता है, उसका स्वागत फूल माला पहनाकर किया जाता है। मीडिया ट्रायल के दौर में यह भी हो गया है कि किसी भी जांच परख से पहले एंकर इतना हल्ला मचाते हैं कि तमाम जांच एजेंसियां, न्यायालय और यहाँ तक कि महिला आयोग भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं। महिला आयोग सरकारें भी उन्हीं मामलों का संज्ञान लेती देखी जाती हैं जिनका शोर मीडिया में मचता है, वरना तो किसी भी अपराध को रोज की आम बात मानकर भुला दिया जाता है। यह एक नया नॉर्मल बन गया है जिनकी जितनी तेज आवाज हो, धरना प्रदर्शन तथा आग लगाने की ताकत हो, बस उसी मामले पर ध्यान दिया जाएगा। आखिर लोगों में इतना धैर्य क्यों नहीं है कि किसी को अपराधी बताने से पहले पूरी जांच परख कर ली जाए। कोई कह सकता है कि कानून को न्याय देता नहीं, देता भी है तो देर से। तब इसका क्या लाभ है कि उस न्याय पर और प्रश्न खड़े किए जाते हैं। ऐसे में जरूरत है इस बात की है कि हम ही नहीं, सरकारें इस बात को तय करें कि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिले, न कि लोग एंकरों की बात सुनकर सड़क पर उतरकर न्याय करने लगें। इससे एक गलत परंपरा शुरू होगी जो देश, समाज और लोकतंत्र के लिए घातक साबित होंगी। तीसरी न्यूज़ है साहित्य के मंच पर प्रलाप। साहित्य के मंचों का इस्तेमाल किस तरह
सस्ती राजनीति करने के लिए होने लगा है। इसका ताज़ा प्रमाण है कांग्रेसी सांसद शशि थरूर का लाहौर साहित्य उत्सव में यह कहना कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान ने कोरोना पर नियंत्रण पाने का काम कहीं अच्छे से किया है। वह चाहे जिस कारण इस नतीजे पर पहुंचे हों, लेकिन उनका उद्देश्य केवल यही बताना नहीं था, क्योंकि उनका मकसद पाकिस्तानी जनता के सामने मोदी सरकार को नीचा दिखाना था। इसलिए वह यह भी कह गए कि भारत में मुसलमानों और पूर्वोत्तर के लोगों के साथ भेदभाव होता है। उन्होंने मुसलमानों से भेदभाव के अपने आरोप को सही बताने के लिए तबलीगी जमात का उल्लेख किया, जो पूर्वोत्तर के लोगों को चीनियों की तरह दिखने वाला बताया। हैरानी की बात है कि उन्होंने मणिशंकर अय्यर की यह ताज़ा करा दी, जिन्होंने पाकिस्तान में ही आयोजित इसी तरह के एक कार्यक्रम में कहा था कि नरेंद्र मोदी को हटाए बगैर दोनों देशों के रिश्ते सुधरने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो मोदी को हटाने में पाकिस्तान से मदद तक मांग ली थी। गनीमत यह है कि शशि थरूर ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के मन की मुराद दूसरे तरीके से अवश्य पूरी कर दी। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, आज से अभ्यास शुरू करेंगी महिला पहलवान। राष्ट्रीय शिविर के लिए लखनऊ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई केंद्र पहुंची स्टार पहलवान विनेश फोगाट सहित सभी 12 महिला पहलवान कोरोना वायरस जांच में निगेटिव आई हैं, जिससे सोमवार से उनके अभ्यास शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। महिला कुश्ती टीम के राष्ट्रीय कोच कुलदीप मलिक ने कहा कि ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक 62 किलोग्राम वर्ग, सीमा 50 किलोग्राम वर्ग, ललिता 53, निशा 68 शिविर में 25 अक्टूबर से शामिल होंगी, जबकि अन्य पहलवान अभ्यास करेंगी। तो ये आज का यानी 19 अक्टूबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।